क्या आप कभी रहस्यों और महाकाव्य निर्माणों की दुनिया में खो जाना चाहते हैं, जहां हर पत्थर एक कहानी सुनाता हो और हर धूल भरा गलियारा इतिहास के पन्नों को पलटता हो? मिस्र के प्राचीन और ऐतिहासिक पिरामिडों की कहानी कुछ ऐसी ही है। वैसे तो इस विराट संसार में अनेक ऐसे निर्माण हैं जो मानवता की कल्पना की अद्भुत मिसाल बयां करते हैं, जैसे पेट्रा का खजाना, जॉर्डन की रेगिस्तानी भूमि, मध्य अमेरिका की माया सभ्यता के पिरामिड और फिर चीन की महान दीवार। इनकी खासियत इन्हें दूसरों से अलग बनाती है, लेकिन मिस्र के पिरामिड किसी चमत्कार से कम नहीं लगते। यूं तो मिस्र में कुल 138 पिरामिड्स हैं, लेकिन राजधानी काहिरा के उपनगर गीजा का पिरामिड सबसे बड़ा है। वही पिरामिड जो दुनिया के 7 अजूबों की फेहरिस्त में शामिल है। वही इकलौता स्मारक जिसे काल प्रवाह भी खत्म नहीं कर सका। रेगिस्तान के दिल में, जहां रेत अतीत के रहस्यों को फुसफुसाती है और सूरज सोने की एक शानदार लौ के साथ अस्त होता है, वहां मिस्र के विशाल पिरामिड खड़े हैं। ये वास्तुशिल्प अजूबे, रहस्य में ढके और इतिहास में डूबे हुए हजारों सालों से लोगों को आकर्षित कर रहे हैं। 4500 साल पहले बने पिरामिड अभी भी इंजीनियरिंग कौशल के चमत्कार हैं। इनका उद्देश्य और निर्माण अभी भी एक पहेली में लिपटा हुआ है। सांस्कृतिक और धार्मिक परंपराओं का प्रतीक ये स्मारक हजारों सालों से मानवता को प्रेरित करते आ रहे हैं। आज हम पिरामिड की यात्रा पर निकलेंगे। यह केवल इतिहास के जरिए एक यात्रा नहीं है, यह मिस्र की आत्मा की एक खोज है। एक सभ्यता के दिल में एक यात्रा जो दुनिया को प्रेरित करना और आश्चर्यचकित करना जारी रखे हुए है। पिरामिडों की कहानी में आपका स्वागत है, जहां हर पत्थर गौरव, निराशा और अमरता की खोज की एक कहानी बताता है। वैसे तो पिरामिड का ताल्लुक खासकर मिस्र से जुड़ा है, लेकिन सबसे पहली बार पिरामिड को प्राचीन मेसोपोटामिया में देखा गया। मिट्टी की ईंट संरचनाओं में इसका उपयोग किया गया, जिन्हें जिगुरेट्स के रूप में जाना जाता था। बाद में यूनानियों और रोमनों ने इसका उपयोग जारी रखा। पिरामिड मिस्र के दक्षिण में, मेरो के नूबियन साम्राज्य में, पूरे मध्य और दक्षिण अमेरिका में, माया के शहरों में और कुछ अलग रूप के साथ चीन में भी पाए जाते हैं। लेकिन मिस्र के पिरामिड इन सब से जुदा हैं। मिस्र के पिरामिडों का इतिहास और उनका विकास मानव सभ्यता के सबसे अद्भुत कारनामों में से एक है। यह कहानी उस समय से शुरू होती है जब पूर्वी सहारा में प्राचीन स्थलों और नाइजर के सहाराई क्षेत्र में 4700 ईसा पूर्व के आसपास तुमली के साथ मेगालिथिक स्मारकों का विकास हुआ। ये स्मारक प्राचीन मिस्र के मस्तबास और पिरामिडों के लिए एक आधार तैयार करते हैं, जिससे ये विशाल संरचनाएं केवल समाधियों के रूप में ही नहीं, बल्कि वास्तुशिल्प और धार्मिक प्रतीकों के रूप में भी समृद्ध होती जाती हैं। 2950 ईसा पूर्व में जब राजवंशीय युग की शुरुआत हुई, तब शाही कब्रों को चट्टानों में उकेरने और सपाट छत वाली आयताकार संरचनाओं से ढकने की प्रथा थी। इन्हें मस्तबास कहा जाता था और ये बेंच जैसी संरचनाएं थीं। मस्तबास मिट्टी की ईंटों से बनी प्रारंभिक कब्र की संरचनाएं थीं। पिरामिडों की शुरुआत इन मस्तबासों से हुई थी, जिसे बाद में पत्थरों से बनाया गया। पिरामिडों का विकास 3 मुख्य चरणों में हुआ: सीढ़ीदार पिरामिड, झुकाव वाले पिरामिड और अंत में सही आकार के पिरामिड, जैसा कि आप गीजा के महान पिरामिड को देखते हैं। लगभग 2780 ईसा पूर्व में मिस्र में तीसरे राजवंश के राजा या फराओ जोसेर का शासन था। दस्तावेजों में पहले ऐतिहासिक रूप से मौजूद मिस्र के पिरामिड का श्रेय जोसेर को ही दिया जाता है। उसके वास्तुकार ने 6 मस्तबासों को एक ढेर में रखकर पिरामिड का निर्माण किया। इसमें मस्तबासों की सेटिंग इस तरह की गई कि हर मस्तबास अपने नीचे वाले से छोटा था। यह सीढ़ीदार पिरामिड मेम्फिस के पास सक्कारा में नील नदी के पश्चिमी तट पर मौजूद है। मिस्र के वैज्ञानिकों का मानना है कि यह डिजाइन
एक विशाल सीढ़ी के रूप में काम करता था, जिसके जरिए मृत फराओ की आत्मा स्वर्ग तक चढ़ सकती थी। बाद के पिरामिडों की तरह इसमें राजा के दफन कक्ष सहित विभिन्न कमरे और मार्ग शामिल हैं। चौथा राजवंश सीढ़ीदार पिरामिड से वास्तविक पिरामिड आकार में संक्रमण का काल था। आज हम पिरामिड को जिस रूप में जानते हैं, वैसी संरचना इसी काल में बनी थी। इस काल ने मेदुम, दहशुर और गीजा के महान पिरामिडों को जन्म दिया। 2613 से 2494 ईसा पूर्व तक चौथे राजवंश का शासन रहा। इस राजवंश के संस्थापक राजा स्नेफ्रू के शासनकाल के दौरान मेदुम में एक सीढ़ीदार पिरामिड बनाया गया और फिर उसे पत्थर से भर दिया गया तथा चूना पत्थर के आवरण से ढक दिया गया। यानी पिरामिड में अब सीढ़ियों के बजाय एक चिकनी बाहरी सतह बनाई गई, जैसा आज हमें देखने को मिलता है। अब तक जो पिरामिड बन रहे थे उनमें झुकाव का कोण 51 डिग्री था, लेकिन अब इसे घटाकर लगभग 43 डिग्री कर दिया गया ताकि इमारत को अधिक स्थिरता मिले। इसे बेंट पिरामिड के रूप में जाना गया। एक और महान पिरामिड दहशूर में बनाया गया, जिसके किनारे 43 डिग्री से कुछ अधिक के कोण पर उठे हुए थे। इससे एक वास्तविक लेकिन स्क्वाड दिखने वाला पिरामिड बन गया, यानी छोटा और ऊंचाई के अनुपात में अधिक चौड़ा। सभी पिरामिडों में सबसे बड़ा और सबसे प्रसिद्ध गीजा का ग्रेट पिरामिड है, जिसे स्नेफ्रू के बेटे खुफू ने बनवाया था, जिसे चेओप्स के नाम से भी जानते थे। यह वही पिरामिड है जिसे प्राचीन दुनिया के 7 अजूबों में से एक माना जाता है। खुफू भी चौथे राजवंश का ही शासक था। उसके शासनकाल के दौरान नील नदी की विशाल घाटी में प्राचीन मिस्र की सभ्यता अपने चरम पर थी। खुफू ने अपनी विरासत को अमर बनाने का सपना देखा था। इस सपने को साकार करने के लिए खुफू ने गीजा की ओर रुख किया। ऐसा मालूम होता है कि गीजा में एक स्थायी वर्कफोर्स था, जिसमें कुशल मजदूर थे। ये मजदूर अपने परिवारों के साथ उस इलाके में रहते थे। इस गांव में कितने कुशल कामगार रहते थे, इसका कोई सटीक आंकड़ा नहीं है, लेकिन एक अनुमान के अनुसार यह संख्या लगभग 5000 है। इस गांव में कई सुविधाएं थीं, जिनमें चिकित्सा देखभाल, मछली बाजार और उद्योग तक थे। एक तांबा प्रोसेसिंग संयंत्र और अन्य उद्योगों के भी सबूत मिलते हैं। खुफू ने भी अपने सबसे कुशल इंजीनियर्स, वास्तुकारों और मजदूरों को एक अभूतपूर्व परियोजना पर काम करने के लिए इकट्ठा किया। इस दुर्लभ और महत्वाकांक्षी परियोजना के लिए खुफू ने हजीम नामक एक युवा और प्रतिभाशाली वास्तुकार को चुना। हजीम के दिल में अपने राजा और अपने देश के प्रति गहरा अपनापन था, लिहाजा उसने इसे अपने जीवन का सबसे बड़ा काम माना। निर्माण की प्रक्रिया शुरू हुई और हजारों मजदूरों ने पत्थरों को खोदना, तराशना और ढोना शुरू कर दिया। क्या दिन, क्या रात, क्या गर्मी, क्या सर्दी, 24/7 काम चलता रहा। हजीम ने अपनी टीम के साथ मिलकर एक ऐसी संरचना की कल्पना की जिसका आधार चौकोर होगा और शिखर पर जाकर एक बिंदु पर यह समाप्त होगा। यह डिजाइन न केवल उनकी इंजीनियरिंग की क्षमता को दर्शाता था, बल्कि यह आसमान की ओर उनकी आकांक्षाओं का भी प्रतीक था। वर्षों के कठिन परिश्रम के बाद गीजा का महान पिरामिड आखिरकार पूरा हुआ। इसकी ऊंचाई, वास्तुकला और सटीकता ने सभी को अचंभित कर दिया। ग्रेट पिरामिड को खुफू के पिरामिड के रूप में भी जाना जाता है। यह कई कारणों से अद्भुत है और दुनिया का एकमात्र बचा हुआ प्राचीन अजूबा है। इसका एक कारण इसका विशाल आकार है। ऐसा माना जाता है कि खुफू के पिरामिड पर काम करने में लगभग 20 साल लगे। इस पिरामिड का आधार 13 एकड़ में फैला हुआ है और इसके किनारे 51 डिग्री 52 मिनट के कोण पर उठे हुए हैं। इसके आधार की हर भुजा की लंबाई 755 फीट है। जब यह बनाया गया था तब मूल रूप से यह 481 फीट ऊंचा था, लेकिन आज यह 450 फीट ऊंचा है। ग्रेट पिरामिड में 2.5 टन के करीब 23 लाख से अधिक पत्थर के ब्लॉक होने का अनुमान है। इन्हें काट कर लगाया गया था। शोधकर्ताओं का अनुमान है कि संपूर्ण पिरामिड का वजन लगभग 6 मिलियन टन है। पिरामिड के निर्माण में लगभग 55 लाख टन चूना पत्थर, 8000 टन ग्रेनाइट और 5 लाख टन मोर्टार यानी गारे का उपयोग किया गया था। अधिकांश ब्लॉक पास की खदानों से आए थे। उनका खनन पिरामिड के ठीक दक्षिण में गीजा में ही किया गया था। यह क्षेत्र अब सेंट्रल फील्ड के रूप में जाना जाता है। विशेष पत्थरों को दूर से बड़े जहाजों पर लाया गया था। मिसाल के तौर पर कुछ चूना पत्थर के आवरण नील नदी के पार तुरा से लाए गए थे और कुछ कमरों की दीवारों को आसवान से लाए गए ग्रेनाइट से बनाया गया था। आसवान 900 किलोमीटर दूर दक्षिण में स्थित है।
25 से 80 टन वजन वाले सबसे बड़े ग्रेनाइट पत्थरों का इस्तेमाल राजा के कक्ष की छत और उसके ऊपर राहत कक्ष बनाने में किया गया। इतिहास के कुछ लोकप्रिय संस्करणों का मानना है कि पिरामिडों का निर्माण दासों या विदेशियों द्वारा जबरन कराया गया था। प्राचीन ग्रीक इतिहासकार हेरोडोटस के मुताबिक उन्होंने सुना था कि 1 लाख गुलामों ने पिरामिडों का निर्माण किया था, लेकिन मौजूदा वक्त में पुरातत्वविदों ने विपरीत राय बनाई है। पिरामिडों के पूर्व निर्माताओं की कब्रों और बस्तियों का अध्ययन किया गया और उनकी हड्डियों की जांच भी की गई। हड्डियों से पता चलता है कि पिरामिडों पर काम करने वाले लोग वास्तव में मिस्त्री यानी कारीगर थे। हालांकि क्षेत्र से खुदाई किए गए कंकालों से यह भी पता चला है कि श्रमिक संभवतः मूल मिस्र के खेतिहर मजदूर थे, जो नील नदी में बाढ़ आने पर पिरामिडों पर काम करते थे। खुफू के बेटे राजा खफरे और खफरे के उत्तराधिकारी मैनकौरे के लिए गीजा में 2 और प्रमुख पिरामिड बनाए गए थे। इसी तरह से गीजा में 3 पिरामिड्स हैं। चौथे राजवंश के अंतिम फराओ शेप्सस्काफ ने पिरामिड का निर्माण नहीं किया। 5वें राजवंश के दौरान अलग अलग वजहों से निर्माण के बड़े पैमाने और सटीकता में काफी कमी आई, जिससे बाद के पिरामिड छोटे और अक्सर जल्दबाजी में बनाए गए। 6ठे राजवंश के अंत तक पिरामिड का निर्माण काफी हद तक बंद हो गया। मिस्र के अपनी पिरामिड निर्माण काल के अंत के बाद मौजूदा सूडान में पिरामिड निर्माण व्यापक पैमाने पर हुआ। कुशीते साम्राज्य के दौर में यहां 200 से ज्यादा पिरामिड का निर्माण हुआ। हालांकि इन पिरामिडों को अरब इस्लामिक हमलावरों ने तोड़ फोड़ डाला था। जहां तक पिरामिड्स का सवाल है तो ये पिरामिड अकेले नहीं होते थे, बल्कि इमारतों के एक समूह का हिस्सा थे। इनमें इबादतगाह, अन्य कब्रें और विशाल दीवारें शामिल थीं। इन कब्रों में मरे हुए फराओं की ममी होती थी। 5वें और 6ठे राजवंश के पिरामिड्स की दीवारों पर पिरामिड ग्रंथों के नाम से जाने जाने वाले शिलालेख हैं, जो मिस्र के धर्म के बारे में जानकारी के महत्वपूर्ण स्रोत हैं। हालांकि प्राचीन अभिलेखों की कमी के कारण पिरामिड परिसर की सभी इमारतों के उपयोग या सटीक दफन प्रक्रियाओं के बारे में बहुत कम जानकारी मौजूद है। ऐसा माना जाता है कि राजा के शरीर को नाव के द्वारा नील नदी से पिरामिड स्थल तक लाया जाता था और संभवतः दफनाने के लिए पिरामिड में रखने से पहले घाटी मंदिर में उसका ममिफिकेशन किया जाता था। शव को लेप लगाने या उपचार करने की जो विधि प्राचीन मिस्रवासी इस्तेमाल करते थे, उसे ममिफिकेशन कहा जाता है। विशेष प्रक्रियाओं का उपयोग करके वे शरीर से सारी नमी हटा देते थे और उसे सूखे रूप में छोड़ दिया करते थे, जो आसानी से सड़ता नहीं था। उनके धर्म में मृत शरीर को जहां तक संभव हो सके जीवित तरीके से संरक्षित करना महत्वपूर्ण था। प्रागैतिहासिक काल की सबसे प्रारंभिक ममी संभवतः खुद ब खुद ही बन गई थी। माना जाता है कि सूखी रेत और हवा ने रेत में खोदे गए उथले गड्ढों में दबे कुछ शवों को संरक्षित कर लिया और वहीं से यह कॉन्सेप्ट आया। मरने के बाद मिस्र के राजा या फराओ को आमतौर पर ममी में तब्दील किया जाता था और बड़े कब्रों में दफनाया जाता था। कुलीन वर्ग के सदस्यों और अधिकारियों के साथ भी अक्सर ऐसा ही किया जाता था। कभी कभी आम लोगों के साथ भी होता था। प्राचीन मिस्रवासियों का मानना था कि जब राजा की मृत्यु हो जाती है तो उसकी आत्मा का कुछ हिस्सा उसके शरीर के साथ रह जाता है। इसलिए उसकी आत्मा की उचित देखभाल करने के लिए शव का ममिफिकेशन जरूरी है। राजा को उसके बाद के जीवन में जो कुछ भी चाहिए था उसे उसके साथ ही दफना दिया जाता था। इसमें सोने के बर्तन, भोजन, फर्नीचर, यहां तक कि सेवक सेविकाएं भी शामिल थे। लगभग 2600 ईसा पूर्व में मिस्र के चौथे और 5वें राजवंशों के दौरान मुमकिन है कि लोगों ने जानबूझकर मृतकों को ममी बनाना शुरू कर दिया था। यह प्रथा रोमन काल तक 2000 सालों तक जारी और विकसित हुई। किसी एक अवधि के भीतर ममिफिकेशन की गुणवत्ता उसकी लागत के आधार पर अलग होती थी। सबसे अच्छी तरह से तैयार और संरक्षित ममी 18वें से 20वें राजवंशों की हैं और इनमें तूतनखामेन और अन्य प्रसिद्ध फराओ की ममीज शामिल हैं। यहां पर एक सवाल यह है कि मिस्रवासियों ने पिरामिड की कल्पना कैसे की होगी। असल में प्राचीन मिस्र की सभ्यता नील नदी की घाटी में फली फूली, जहां उपजाऊ जमीन और पानी की पर्याप्त उपलब्धता ने एक ऐसी संस्कृति की नींव रखी थी जिसने विश्व इतिहास में अपना एक खास स्थान बनाया। मिस्र के लोगों ने नदी की बाढ़ के चक्र को समझने और उसके मुताबिक अपनी कृषि गतिविधियों को संचालित करने में महारत हासिल की, जिससे उन्हें अपने वक्त की सबसे समृद्ध सभ्यताओं में से एक बनने का मौका मिला। इस समृद्धि और स्थिरता ने
मिस्र के शासकों को अपनी ताकत और विरासत की छाप छोड़ने के लिए स्मारक के ढांचों का निर्माण करने का मौका दिया। पिरामिड उनकी इसी कोशिश का नतीजा है। प्राचीन मिस्रवासी एक कृषि प्रधान समाज में रहते थे। वे प्रतिदिन सूर्य को उदय और अस्त होते हुए देखते थे। उन्होंने चांद को बढ़ते और घटते देखा और उन्होंने ये भी देखा कि हर साल बाढ़ का पानी उनके खेतों में अंदर आ जाता है। जैसे जैसे बाढ़ का यह पानी कम होता था, उन्होंने देखा कि पानी से बाहर निकलते हुए धरती के ऊंचे शिखर एक नए आकार को जन्म दे रहे हैं। प्राचीन मिस्रवासियों के जहन में ये पृथ्वी के टीले नए जीवन का प्रतिनिधित्व करते थे। एक पृथ्वी के टीले को पानी से निकलकर नए जीवन की शुरुआत के रूप में देखा जाता था। जब वे पूजा या इबादत करते तो इसमें पृथ्वी के टीले को शामिल करते थे। कभी यह मिट्टी या रेत का टीला होता तो कभी पत्थर का कोई खंड। पत्थर एक छोटे पिरामिड आकार में विकसित हुआ। इस तरह से प्राचीन मिस्रवासियों के लिए पिरामिड का आकार पानी से पृथ्वी के बाहर निकलकर नए जीवन के विचार से जुड़ा था और सूर्योदय की रोशनी और गर्मी में पनप रहा था। प्राचीन मिस्रवासी मानते थे कि मृत्यु अंत नहीं है, बल्कि नए तरीके से एक नए जीवन की शुरुआत है। इसलिए जब कोई मरता तो उसे नील नदी के पश्चिम में दफनाया जाता, जहां सूरज हर दिन अस्त होता था। बाद में बनाए गए पिरामिड सिर्फ एक मृत शासक के सम्मान में बनाए गए स्मारक नहीं थे, बल्कि उन्हें फराओ के लिए पुनर्जन्म और शाश्वत जीवन के एक साधन के रूप में देखा जाता था। मिस्रवासियों के एक देवता का नाम ओसिरिस था, जो पुनर्जन्म एवं परलोक, उर्वरता, कृषि और वनस्पति के देवता थे। प्राचीन मिस्रवासियों के मन में पिरामिड का आकार उनके देवता ओसिरिस की जीवन शक्ति के साथ जुड़ता था, ताकि वे सूरज से ऊर्जा खींच सकें और उन्हें एक नए अस्तित्व का रूप प्रदान कर सकें। यह ऐसा था जैसे पृथ्वी में एक बीज बोया जाएगा और अंकुरित होकर एक नई फसल उगाएगी। पिरामिड निर्माण के बारे में तमाम तरह की अटकलें लगाई जाती रही हैं। जानकारों का मानना है कि मिस्र के लोगों के पास छेनी, ड्रिल और आरी जैसे तांबे के उपकरण रहे होंगे, जिनका इस्तेमाल नरम पत्थर को काटने के लिए किया जाता होगा। दफन कक्ष यानी जिन कमरों में कब्र होती थी, उनकी दीवारों और कुछ बाहरी आवरणों के लिए उपयोग किया जाने वाला कठोर ग्रेनाइट जब ज्यादा समस्या पैदा करता होगा, तब मजदूर ड्रिल और आरी के साथ रेत जैसे अपघर्षक पाउडर का उपयोग करते होंगे। पिरामिडों को मुख्य दिशाओं में ओरिएंट करने के लिए खगोल शास्त्र का ज्ञान जरूरी था और परिधि को समतल करने के लिए संभवतः पानी से भरी खाइयों का उपयोग किया गया होगा। एक विशाल मूर्ति को ट्रांसफर करते हुए एक कब्र की चित्रकारी भी दिखाई गई है। ये बताती है कि कैसे विशाल पत्थर के ब्लॉकों को पहले तरल पदार्थों से फिसलन बनाई गई जमीन पर स्लेज पर ले जाया गया होगा। फिर ब्लॉक्स को पिरामिड में उनके स्थान पर रैंप पर लाया गया होगा। आखिर में आवरण की बाहरी परत ऊपर से नीचे तक समाप्त हो गई और काम पूरा होने पर रैंप को तोड़ दिया गया। यूनानी इतिहासकार हेरोडोटस ने 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में बताया कि उसके मिस्र के मार्गदर्शकों ने उन्हें बताया था कि ग्रेट पिरामिड के निर्माण के लिए 20 सालों तक हर साल 3 महीने के लिए 1 लाख लोगों को नियोजित किया गया था। लेकिन मजदूरों की संख्या का आधुनिक अनुमान बहुत छोटा है। चौथे से छठे राजवंश तक पिरामिड निर्माण अपने चरम पर था। 1000 साल से भी अधिक समय तक छोटे पिरामिड बनते रहे। उनमें से सैकड़ों की खोज की जा चुकी है, लेकिन अन्य के अवशेष संभवतः अभी भी रेत के नीचे दबे हुए हैं। काहिरा के दक्षिण पश्चिम में फैले रेगिस्तान में मौजूद ग्रेट पिरामिड एक महान सभ्यता की काबिलियत और जीवटता के प्रतीक के रूप में खड़ा है। लेकिन ग्रेट पिरामिड और उसके पास ही बने 2 अन्य पिरामिड अब वैसे नहीं रहे जैसे पहले थे। पिछले कुछ सदियों के दौरान उन्हें काफी नुकसान पहुंचा है। उनके भीतर रखे खजाने लूट लिए गए हैं। ढांचे की बाहरी परत को भी नुकसान पहुंचाया गया। गीजा के मैनकौरे पिरामिड को लेकर अब बड़ा विवाद खड़ा हो गया है, क्योंकि मिस्र का पुरातन विभाग इस पिरामिड का जीर्णोद्धार करना चाहता है, यानी उसकी मरम्मत और रेनोवेशन करना चाहता है, लेकिन उसे विरोध का सामना करना पड़ रहा है। मिस्र की सरकार की इस कोशिश की एक वजह यह भी है कि गीजा के पिरामिड्स पर्यटकों के लिए आकर्षण के केंद्र हैं। फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक पर्यटन मिस्र की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि देश की 10% आबादी को इससे रोजगार मिलता है। कुल जीडीपी का 12% हिस्सा पर्यटन से ही आता है। इससे देश को विदेशी मुद्रा मिलती है, जो उसके लिए काफी महत्वपूर्ण है। बहरहाल ये कहना गलत नहीं होगा कि मिस्र के पिरामिड्स आज भी पूरी दुनिया को प्राचीन मिस्र की महानता की याद दिलाते हैं।
गीजा का महान पिरामिड न केवल एक ऐतिहासिक स्मारक है, बल्कि यह हमें उस समय की ओर ले जाता है जब मानवता ने अपनी सीमाओं को पार किया और असंभव को संभव बनाया। आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। अगले एपिसोड में किसी दूसरी ऐतिहासिक घटना को लेकर हम फिर हाजिर होंगे। हमारे इस कार्यक्रम के बारे में अपना सुझाव और फीडबैक हमसे जरूर शेयर कीजिए। हमें आपकी प्रतिक्रिया का इंतजार रहता है। नमस्कार।